कोई लफड़ा नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार यहाँ पे बनी हुई है दिल्ली में। वहां पे पहले लाल कोट नाम का स्थान था। इसके निर्माण में लाल वलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और कहते हैं कि इसकी पहली मंजिल का निर्माण जो प्रारंभ कराया था, किसने कराया था, ऐबक ने। ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। यानी कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा नहीं कराया, कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ किया। किसने, ऐबक ने। उसके बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी, इन मंजिलों का निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था भैया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया इसको। यानी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। फिर उसके बाद 1369 का समय था। 1369 का समय था। कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाती है। कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर जाने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। और उस समय शासन काल था फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह यानी एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक इसका जीर्णोद्धार करवाता है। जीर्णोद्धार यानी कि पुनः निर्माण करवाता है। और फिर एक तो इसका जीर्णोद्धार भी करवाता है, दूसरा इसमें ये एक मंजिल और जोड़ देता है, पांचवी मंजिल। कौन सी मंजिल जोड़ देता है, पांचवी मंजिल जोड़ देता है इसमें। यानी कि 1369 में कुतुब मीनार पे बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पांचवी मंजिल का निर्माण कराया जाता है और उसका जीर्णोद्धार भी कराया जाता है। उसके बाद में समय आता है 1505 का। 1505 में, 1505 में किसका शासन था, सिकंदर लोदी का। किसका शासन था भैया, सिकंदर लोदी का। तो होता क्या है कि 1505 में दिल्ली में भूकंप आता है और भूकंप आने के कारण इसकी पांचवी जो मंजिल है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और इसका जीर्णोद्धार अब कराता है कौन, सिकंदर लोदी। कौन कराता है, सिकंदर लोदी। दिल्ली में भूकंप आते ही रहते हैं, आज भी आते हैं, ठीक है। तो उस समय भूकंप आया और ये क्षतिग्रस्त हो गई, फिर इसका निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया। फिर एक थे रॉबर्ट करके थे, उन्होंने 1803 में आकर के इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो इस प्रकार से आपसे एक प्रश्न कैसे बनते हैं, आपसे प्रश्न बनते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, इसके निर्माण कार्य में कितने सुल्तानों का योगदान रहा दिल्ली के, 4 सुल्तानों का योगदान रहा। एक कौन था आपका, ऐबक, एक था आपका इल्तुतमिश, और एक था आपका फिरोज शाह तुगलक, और एक था आपका सिकंदर लोदी। यानी कि यदि हम बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार के निर्माण में 4 सुल्तानों का शासनकाल, शासकों का योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार ही क्यों पड़ा, तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इनके यानी काकी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षा पूछा गया है कि इसका जो नाम है वो कुतुब मीनार ही क्यों दिया गया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था और इसका नाम इसी के परिप्रेक्ष्य में रखा गया। ठीक है, लिखो जरा। हाँ लिखो, कुतुब मीनार ब्रैकेट में लिखा दिल्ली, कुतुब मीनार ब्रैकेट में लिखो दिल्ली का निर्माण प्रारंभ करवाया, का निर्माण प्रारंभ करवाया। इसका नाम सूफी संत, इसका नाम सूफी संत सूफी संत सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन
ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकीम के नाम पर रखा गया, के नाम पर रखा गया। और ऐसे ही बना लो, जरा ऐसे ही बना लो। नहीं बनाओगे? नहीं बनाना तो मैं लिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये बना लोगे तो इसको याद करने में ज्यादा आसानी होगी तुमको। ठीक है, बना लिया? तुमने बहुत छोटी बनाई। इतनी बनाओ, कम से कम कुतुब मीनार लगे। पूरी बनाना, पूरी पूरी, हाँ पूरी बनाना, पूरी। क्या हुआ? क्या रिकॉर्ड होने दो, तो क्या प्रभाव पड़ता है? जाएगा तो जाएगा। कुतुब मीनार ही तो पढ़ा रहा है भाई। कुतुब मीनार दुनिया पढ़ाती है तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या है? नहीं पता था, लेकिन मुझे तारीख का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए क्रिसमस डे तो मुझे ही पता होता। नहीं देखे होंगे शायद मैंने आज। अगर देखे भी होंगे तो सुबह उठे होंगे, भूल गए होंगे। तुम्हारा स्टेटस क्या वो है क्या जो हम जिंदगी और यूपीएससी का प्रश्न बनेगा क्या ये जो हम तुम्हारा स्टेटस याद रखें? हैं? औरों नहीं रखा, किसी के भी नहीं रखते। कह रहे हमारो ना को और कुछ है, हम काऊ को नहीं देगा, टेंशन ना लो तुम। पढ़ाई करो चुपचाप, ब्याह व्याह होइए, पहले नौकरी ले लो, ब्याह होइए। ठीक, और नौकरी अगर ना ही है तो ब्याह हो तो चलो जे, जो हम तो बता रहे हैं। क्योंकि ये आर्थिक युग है, यहाँ आपसे शादी नहीं होती है, आपके पैसों से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके स्टेटस से शादी होती है। समझ रहे हो ना? आपसे नहीं होती है शादी। और आप भी शादी नहीं करते हो, आप भी अपनी बोली लगवाते हो। सही बात है, सही सही भी बात है, आप बोली लगवाते हो, आप बेचे जाते हो, ये लोग खरीदते हैं। यही तो बात है कि पापा नहीं मानते। अच्छा एक बात और है, मैंने एक बात और देखी है। एक चीज, एक नहीं, दहेज प्रथा के मामले में जो आजकल का दौर चल रहा ना, हम लोग में एक चीज और देखी है। क्या देखा कि जैसे शादी फिक्स हो गई, सारी चीजें ठीक है, अब जो जो नेता लोग हैं वो क्या भाषण देंगे? दहेज प्रथा के विरोध में युवाओं को आगे आना चाहिए। अरे युवा तो चाह रहा है दहेज ना लें, लेकिन तुम कहते हो ना ना ना। ठीक है, बच्चे प्रेम करते हैं आपस में, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। चलो लिखो, ये बना लिए हो? ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? ज्यादा ना बोलो। क्यों घुस रहे हो पर्सनल मामलों में? क्यों घुस रहे हो? मत घुसो ना। अब ऐसा नहीं है कि किसी का इतिहास और भूगोल हम जानते नहीं, समझिए लाला। तो उससे बहस कभी मत करो जो तुम्हारे इतिहास से परिचित हो, है ना? इतिहास पढ़ा रहे हैं तो इतिहास से परिचित रहना पड़ता है। अब कुछ खास लोगों के इतिहास से ज्यादा ही रहना पड़ता है, मतलब कुछ खास तो सभी लोग हैं, लेकिन एक विचित्रता इतिहास है जिसका होते भाई। इतिहास सभी कुछ नहीं होता है ना भाई, इतिहास सब कुछ नहीं होता है। कुछ विचित्र घटनाएं ऐसी होती है जो इतिहास बनती है जाकर के। तो अब कुछ विचित्र घटनाएं कुछ विचित्र लोगों की होती हैं,
तो उन विचित्र लोगों में तुम आते हो, इसलिए तुम्हारा इतिहास है ना। तो फिलहाल अभी लिखो, लिखो जरा। ऐबक ने निर्माण प्रारंभ करवाया, इल्तुतमिश ने दूसरी तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण कंप्लीट करवाया। फिर उसके बाद में 1369 में दिल्ली में बिजली गिरी। इसके बाद में एफएसटी ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया। उसके बाद में 1505 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। क्यों करवाया गया? क्योंकि इसमें भूकंप आ गया था, इसकी जो इमारत थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर उसके बाद में 1803 की साथ बाद रॉबर्ट के द्वारा कराया गया। लिखना जरा, लिखो, ये इतना लिख लिया होगा। क्या लिख लिया तुमने? बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है। लिखो, लिखो जरा। ऐबक ने निर्माण प्रारंभ करवाया, लिखना। दूसरी तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण, दूसरी तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने करवाया। इसका लिखना 1369 में, 1369 में बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण, बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। अतः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, एफएसटी लिख लिया करो, एफएसटी शॉर्ट फॉर्म में। अभी एमबीटी भी आएगा, बुद्धिमान पागल, पागल नहीं था, बुद्धिमान पागल था, पागल नहीं था वो, बुद्धिमान पागल था वो, है ना। बताएंगे अभी क्यों से कहा जाता था, किस तरीके से। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी फिलहाल लिखो, बहुत लंबा चलना, अभी तुम पहले भी चल रहे हो। ठीक है, खाना खा पी के आए हो? ठीक है, कोई बात, मैं भी नहीं खा के आया हूं, तुम लिखो। तो हाँ लिखना, बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। अतः एफएसटी द्वारा, एफएसटी द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। पांचवी मंजिल जोड़ी गई, पांचवी मंजिल जोड़ी गई। लिखना 1505 में, 1505 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त होने के कारण, भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के कारण, कारण सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, और जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार कराया गया। लेकिन 1803 में, 1803 में, 1803 में, 1803 में रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा, रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। अगली हेडिंग डालें इल्तुतमिश। क्या बात है भैया, जल्दी आ गए, सो के उठे थे लेट, देखो कैसे कह रहा। हाँ लेट, कितने लेट उठे थे? 11 बजा दिए। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश
देखना है इसके बारे में। 1211 से लेकर के और 1236 तक इसका शासनकाल रहता है, यानी एक लंबा पीरियड इसे मिलता है शासन करने के लिए। हाँ भाई 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा ना, और फिर उसके बाद 1211 से 1236 तक रहेगा भाई, ठीक है। फिर क्या करें? अरे रुको तो मेरी बात सुनो पहले, अभी हम बता रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बना आराम शाह, लेकिन आराम शाह निकम्मा था, अदूरदर्शी था, अय्याज था, जो भी रहा शासक, तो शासक के बारे में नहीं कहना चाहिए। तो एक अयोग्य, कुल मिलाकर के यदि एक लाइन में बोले तो ये क्या था, एक अयोग्य व्यक्ति था जिसको मार करके 1211 में यह शासक बना। कौन शासक बना? इल्तुतमिश। 1211 में यह शासक बना। यह बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेता है। तो प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत काल में पहला सुल्तान कौन था जो सुल्तान की उपाधि लेता है, मतलब पहला राजा कौन था जो सुल्तान की उपाधि लेता है? तो इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। यानी कि यह है बगदाद के खलीफा से क्या लेता है? ये सुल्तान की उपाधि लेता है, सुल्तान की उपाधि लेता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है, या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था भैया? इल्तुतमिश था। ये में अब इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, चलिए देखेंगे। यह में गौरी का गुलाम था ऐबक, गौरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसीलिए इसे क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम कहा। यानी कि ये गुलाम का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। इसके बाद में हम ये देखते हैं इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे क्यों कहते हैं। पहली बात तो ये थी कि इसने इक्ता प्रणाली को अपनाया। क्या था? इक्ता प्रणाली को अपनाया। एकता प्रणाली को अपनाया। ये एकता क्या हुआ करते थे, हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा देश है, पूरा का पूरा क्या है, ये देश है, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर में बैठा हुआ सुल्तान, ठीक है, राजा बैठा हुआ है, सुल्तान बैठा हुआ है। तो पूरे देश का शासन चलाना थोड़ा सा कठिन होता है, टिपिकल होता है। तो इस वजह से क्या किया कि इसने अपने राज्य को बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया, राज्य को बहुत सारे क्षेत्रों में बांट दिया, और इसे कहा इसने क्या? एकता। क्या कहा इसको? एकता। और इसको जो इसके सगे संबंधी होते थे या अन्य जो योग्य व्यक्ति होते थे उनको इस विशेष भूखंड का हिस्सा दे दिया जाता था, तो इसे कहते थे एकता। और जिसको ये हिस्सा दिया जाता था उसे कहते थे इक्तेदार। क्या बोलते थे? इक्तेदार। इक्तेदार नहीं, इक्तेदार। क्या बोलते थे? इक्तेदार बोलते थे। ये क्या करता था? इस क्षेत्र की राजस्व की वसूली करता था, राजस्व की वसूली करता था, और साथ ही साथ में छोटी सी सेना भी रखता था, छोटी सी सेना भी रखता था। तो ये सेना भी रखता था, राजस्व की वसूली भी करता था। जब कभी भी सुल्तान को सेना की जरूरत पड़ती तो ये इक्तेदार ही उपलब्ध कराता था एक तरीके से इसको सेना। तो ये एकता बेसिकली क्या है कि एक भूखंड है जिसपे
सुल्तान या राजा अपने सगे संबंधियों को या अन्य योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करता था, जिसकी राजस्व वसूली इख्तियार किया करता था और सेना भी रखा करता था। समय पड़ने पर ये सुल्तान की सहायता किया करते थे। एकता प्रणाली इसने शुरू की, समझ गए एकता। दूसरी बात, इसने 40 वफादार सरदारों का 40 वफादार सरदारों का दल बनाया, जिसे कहते हैं 40 दल। क्या कहते हैं इसे? 40 दल के नाम से इसे जाना जाता है। 40, और इसे एक नाम और दिया जाता है, तुर्कान ए चहलगामी। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी इसे नाम दिया जाता है। 40 सरदारों का दल था, 40 वफादार सरदारों का यह दल था, जिसमें राजा या सुल्तान के ही अपने आदमी होते थे। और इसने और क्या कार्य किया? इसने अमीरों का दमन किया, अमीरों का दमन किया। अमीर क्या हुआ करते थे? ये अमीर क्या हुआ करते थे, इसको बड़ा समझ लेना। सोना नहीं दिया, मजा नहीं आ रहा है क्या? जब मजा आ रहा फिर काहे लिए सो रहा? ये सो रहा है सो नहीं। अमीर क्या हुआ करते थे बेसिकली, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अमीर धनी व्यक्ति नहीं है। अरे यहां देखो, इधर देखो, इधर। अमीर का तात्पर्य यहां पे धनी व्यक्ति से लेना देना नहीं है, तुमको अमीर है, बहुत अमीर है। अमीर का व्यक्ति है यहाँ पे प्रमुख मंत्री व अधिकारी। प्रमुख मंत्री व अधिकारी, ये अमीरों का रोल लगभग पूरे सल्तनत काल में रहेगा, पूरे के पूरे सल्तनत काल में रहेगा इन अमीरों का रोल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दल है। ये क्या किया करते थे कि आपने शायद एक मूवी देखी होगी, एक था, क्या नाम था उसका, अरे वो उसमें ऋतिक रोशन अकबर होता है, क्या थी? जोधा भाई, जोधा अकबर। हाँ, तो जोधा अकबर मूवी में जब बीरबल उपस्थित होता है अकबर के सामने, तो उसमें कुछ लोग विरोध करते हैं, देखो बूढ़े बूढ़े टाइप के जो होते थे, ठीक है, वही अमीरों का दल था वो। यानी कि यह राजा के कार्यों में हस्तक्षेप करते थे। ऐसे करो शासन, ये होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। यानी कि ये प्रमुख मंत्री व अधिकारी हुआ करते थे, जो राजा के शासन में, राजा की राज्य प्रणाली में या सुल्तान की शासन प्रणाली में अनावश्यक हस्तक्षेप किया करते थे। तो इसने समाप्त कर दिया, मतलब समाप्त तो नहीं कर दिया, एक तरीके से इसका दमन किया। ये बहुत ही शक्तिशाली थे, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता था, तो इनको, इनके अधिकारों को कम कर दिया, या इनका जो, इसीलिए तो ये बनाया, इसलिए तो तुर्कान चहलगामी बनाया कि हम अपने सरदार रखेंगे ना भाई, जब जरूरी है तो अपने ही आदमी रख लेंगे, यही हमको बता देंगे हमको शासन ऐसे करना है, तो तुम्हारी हमें जरूरत क्या है। तो इनका प्रभाव कम कर दिया, क्योंकि इसका इन्होंने गठन कर दिया, तो इसका प्रभाव जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, जिसकी वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उस महत्वपूर्ण कार्य की यदि हम बात करें तो उसमें था मंगोल के आक्रमण को रोका जाना, मंगोलों के आक्रमण को रोका जाना। ये एक देश है जो आज भी तुम्हारी नाक में दम किए हुए है, जिसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। तो मंगोली बेसिकली वही की मंगोल प्रजाति ही है वो, है ना, चाइनीज मंगोल। तो यहां पे एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था इसका? चंगेज खान। और ये देश कौन सा है? चीन। चीन के गोबी मरुस्थल एक जगह है, गोबी मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल जो है, तो गोबी मरुस्थल में एक जाति रहती थी जिसे कहते थे मंगोल। मंगोल। और इस मंगोल जाति का एक व्यक्ति था चंगेज खान, या इसका एक जो नाम था उसका नाम था तेमुचिन। क्या नाम था इसका? तेमुचिन। जाति इसकी थी मंगोल, बहुत ही बर्बर जाति थी, असभ्य तरीके से ये लोग रहते थे, बहुत ही गंदे तरीके से रहते थे। स्त्रियों का सामान्यतः ये सम्मान नहीं करते थे, हालांकि माँ का इनकी नजर में सम्मान था और किसी भी स्त्री का इनकी नजर में कोई सम्मान नहीं था, ठीक है, केवल माँ का ही सम्मान करते थे अपना।
असभ्य थे, बर्बर थे, क्रूर थे, क्रूर थे। इस चंगेज खान को शापित व महान, महान भी इसे कहा जाता है और शापित भी कहा जाता है। चंगेज खान को शापित व महान शासक कहा जाता है इसको। यहां पे मध्य एशिया के आसपास ये चंगेज खान योद्धा था, तो विश्व विजय की परिप्रेक्ष्य की कामना करके निकला था और मध्य एशिया की ओर ये अग्रसर हो रहा था, मध्य एशिया की ओर ये बढ़ रहा था। तो यहां पर क्योंकि ये आक्रमण जब किया तो आक्रमण अकेले थोड़ी ना करेगा, बहुत अपने साथियों के साथ में, भाइयों के साथ में, सैन्य दल के साथ में शासन करेगा। सो रही हो, नींद आ रही? रूबी से कहते नहीं आ रही? ओ अरे देख, मध्य एशिया के आसपास, इस मध्य एशिया के आसपास यहाँ पे क्या हुआ कि इसके एक भाई को मार देता है जलालुद्दीन, इसके एक भाई को मार देता है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन कौन मार देता है? जलालुद्दीन, यानी ख्वारिज्म का शासक है ये। मध्य एशिया में ख्वारिज्म एक राज्य है, वहां का शासक है जलालुद्दीन, और ये चंगेज खां के भाई को मार देता। भाई युद्ध हो रहा है, मर भी जाएगा, कोई बढ़िया थोड़ी ना है। अब चंगेज खां चूंकि सन की आइटम था, ठीक है, हाँ बहुत काय लिए फालतू बात कर रहे हो, छोड़ दें या मैं क्लास से बाहर कर दूंगा फिर। हर बात में मजा चाहिए। अरे मैं छब्बाने लगूंगा अभी, फिर कहोगे अभी सोने लगोगे। बहुत है मेरे पास कंटेंट, ठीक है। मैं छब्बाने पे अगर उतर आया तो 6 घंटे में लिखवाता ही रहूंगा लगातार, और मैं उतना तो करवाऊंगा जितना मैं सोच के आया हूं। चाहे मैं छब्बा दूं, चाहे तुम समझ लो, चाहे आइटम कर लो, चाहे आइटम सॉन्ग कर लो, जो इच्छा वो कर लो। कह रहा हूं उतना ही मजा लो जितना मैं दूं। अभी ये भूल जाओगे जलालुद्दीन कौन था, आइटम याद है। चंगेज खां अभी तुम भूल जाओ, इसका नाम अभी तुम भूल जाओ, जब ये परीक्षा में आएगा चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तब कहोगे आइटम, तब कहना आइटम वहां पे। तेमुजीन नाम था इसका। क्या नाम था इसका? देखो मुझे गुस्सा मत दिलवाया करो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं गुस्सा मत दिलवाओ। मैं गुस्से में क्या तुम्हारा भी नुकसान होगा और फिर मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। हम तो शांत हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। एग्जाम तुम्हारा, मेरा नहीं। मेरा काम है लिखवाना, छपवाना। मैं प्रयास ये करता हूं कि तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए चीजें, इसलिए इस तरीके से कहानी बना करके लेकर के चल रहा हूं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें कहानी ही याद रहती है, बाद बाकी सब भूल जाते हो। तो फिर मेरा उसका उद्देश्य क्या हुआ? भाई इतिहास को पढ़ाने का, कहानी बनाने का तरीका होता है, उसमें हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तुम छापो, लिखो लिखो लिखो। गुलाम वंशवाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था। मेरा काम है छपाना, ले छापो तुम बेटा, छापो छापो। तो क्यों बोल रहे हो? तुम जिम्मेदारी ले रहे हो, तुम पहले अपनी लो, तुम पहले अपनी जिम्मेदारी लो। इधर देखो जरा, इसकी भाई की हत्या, चंगेज खां या तेमुचिन के भाई की हत्या जलालुद्दीन, ख्वारिज्म का एक शासक है जलालुद्दीन, ये कर देता है हत्या। अब चूंकि ये गुस्से में आकर के अब ये कहता है अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भाई किसी भाई को तुम मार दोगे तो वो छोड़ेगा तुम्हें, और वो भी इसका, चंगेज खान का, एक महान योद्धा, महान योद्धा जो पूरे विजेता बनने के लिए निकला है। तो भैया ये भैया परेशान हो गए, यहीं पे एक देश है और यहाँ पे उस समय शासन था इल्तुतमिश। महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस समय मंगोल का आक्रमण या चंगेज का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण होने वाला था, उस समय भारत में सुल्तान कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देश था भारत और यहाँ पे शासन कौन कर रहा था? तो ये भाई साहब यहां से भागते हुए आए, त्राहिमाम शरण दें,
क्योंकि चंगेज खान इसके पीछे पड़ा हुआ था, तो इन्हें इल्तुतमिश से शरण मांगी। अब इल्तुतमिश ये बात समझ रहा था, इल्तुतमिश क्या समझ रहा था कि देखो भैया, गुलामगंज की स्थापना हुई है 1206 में, और हमारे जो आका थे या हमारे जो ससुर जी थे ये भी दामाद थे भाई साहब, ये क्रम चलता ही रहता है, ठीक है। ये भी दामाद थे, इल्तुतमिश भी ऐबक के दामाद थे, और ऐबक किसके दामाद थे? मोहम्मद गोरी के। और इल्तुतमिश किसके दामाद थे? ऐबक के, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया 1206 में हमारे वंश की स्थापना हुई है, और अभी 4 साल में हमारे ससुर जी सुधार गए हैं स्वर्ग में, और हम अभी अभी शासक बने हैं। भाई ये कोई भी नया नया शासक होता है तो भारत के साथ में क्या हुआ, भारत के साथ में आजादी के बाद में क्या हुआ, यही तो हुआ। चाइना क्यों हावी हो गया हमसे? उस समय नहीं हो पाया, 1959 में हो गया, 62 में हो गया। रीजन क्या था? बस इल्तुतमिश ने इतना किया था कि जलालुद्दीन को शरण नहीं दी थी। अब तुम्हारे यहां भारत सरकार ने दलाई लामा को शरण दे दी 1959 में। भाई 1959 में दलाई लामा को शरण देने के कारण ही तो 1962 का युद्ध हुआ, ठीक है। तो उस समय तुमको भी ये बात समझनी चाहिए थी कि तुम भी अभी नए नए आजाद हुए हो। 1947 में तो आजाद हुए थे, 1947 में आजाद हुए थे, भी क्या 11 सालें हुई थी। लेकिन भारत का अपना एक वसुधैव कुटुंबकम का उसका सिद्धांत है, तो उसने, क्योंकि यहाँ पे जो भी हिंदू शाही शासक रहे इन्होंने हमेशा शरण दी है लोगों को, ठीक है। तो जब शरण दी है तो हालांकि इनका कुछ कॉन्सेप्ट अलग था, तो यहाँ पे तो जलालुद्दीन भाग करके भारत में आया, और भारत में इल्तुतमिश ने सोचा कि हम अभी अभी जो है शासक बने हैं, और शासक बने, हमारी सेना भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि इख्तियारों के पास सेना थी, इसकी अपनी सेना तो थी नहीं, एक स्थायी सेना अभी तक नहीं आई है। अभी तक के इतिहास में अभी हम लोगों ने स्थायी सेना को नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो वंश पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी को, वहां पे देखेंगे पहली बार स्थायी सेना का आगमन होता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली आती है, कृषि सुधार होते हैं, राजस्व सुधार होते हैं, आर्थिक सुधार होते हैं, ठीक है। हुलूया तथा दाग प्रथा आती है, ठीक है। ये सबको भी देखेंगे आगे चल के, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी। तो कहा जाता है इस बात को लेकर के कि अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन को शरण दे देता तो भारत का इतिहास बदल जाता, क्योंकि ये तो सनकी है, ये तो आएगा ही आएगा, और जब ये आएगा, क्योंकि ये योद्धा है और ये अभी बने हैं, ये अभी सुल्तान बने हैं और ये योद्धा है यहाँ पे, तो ये इसको रौन देता भारत को, और हम आज पढ़ रहे होते मंगोल वंश, यानी इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे होते? मंगोल वंश पढ़ रहे होते। तो यहां से मेन प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे? मंगोल से प्रश्न क्या बनता है, यानी कि इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है, इसी कारण से कि इसने चंगेज खान या मंगोलों के आक्रमण को टाल दिया, एक बड़े आक्रमण को टाल दिया, और अपनी सूझबूझ के कारण, जलालुद्दीन को शरण न देने के कारण इसने इस आक्रमण को टाल दिया। इसी कारण से इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मंगोल में जो बेसिकली आपको बताया था, कहां के थे ये? चीन के। कहां के थे ये? चीन के। दूसरा आपसे पूछेगा कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। क्या नाम था इसका? दो ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। तो अब जरा लिखो, ख्वारिज्म का था, मध्य एशिया में ख्वारिज्म की जगह है वहां। दूसरा एक बात इसने और क्या सुधार किए, इसने अपने यहाँ, इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। दो प्रकार के थे, एक था आपका चांदी का टंका और तांबे का पीतल। ये बहुत बार परीक्षा में रिपीट होते हैं प्रश्न, ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। और ये कौन कौन से थे? चांदी का टंका था और तांबे का पीतल था। तो कभी परीक्षा में तांबे का पीतल पूछता है, कभी चांदी का टंका पूछता है, कभी शुद्ध अरबी सिक्के पूछता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो जरा लिखो। दूसरा एक काम और लिख लेते हैं इसका कि क्या हो गया, देखो इल्तुतमिश ने अपने दरबार में न्याय प्रणाली के लिए क्या क्या कार्य किए?
तो न्याय प्रणाली के लिए उसने दिल्ली में न्याय दरबार में क्या लगाया, न्याय का घंटा लगवाया, न्याय का घंटा लगवाया। इसमें क्या था कि कोई भी फरियादी जो होता था वो लाल वस्त्र पहन करके इस घंटे को बजाता था और उसकी जो शिकायत थी, वो उसकी फरियाद जो होती थी वो उसको सुना जाता था। इसका उपयोग करेगी अभी आगे चल के रजिया सुल्तान इसी का, क्योंकि जो आपका रुकनुद्दीन था वो क्या बनता है, शासक बनता है, क्योंकि जो कि इसी का पुत्र है इल्तुतमिश का। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने समय काल में ही ये घोषणा कर दी थी कि हमारे जो पुत्र हैं वो नाकारा हैं, अयोग्य हैं, निकम्मे हैं, हमारी पुत्री योग्य है, रजिया जिसका नाम था, हमारी पुत्री योग्य है, तो मेरे बाद सुल्तान रजिया बनेगी, ऐसा उसने कहा था। तो रुकनुद्दीन इस बात को नहीं मानता है और वो खुद सो रहे हो, मतलब ऐसे कर रहे हो, काहे कर रहे हो, नहीं मन कर रहा है तो रुकनुद्दीन इल्तुतमिश के बाद शासक बनता है, इल्तुतमिश की बात को नहीं नकार देता है उसको, और फिर उसके बाद में रजिया लाल वस्त्र पहन करके इस न्याय के घंटे को बजाती है जाकर के और दिल्ली की जनता से अपील करती है इस बात को लेकर के कि हमारे पिता ने क्या कहा था और हमको शासक बनाया जाए। तो लोगों के विरोध के द्वारा रजिया को सुल्तान बनाया जाता है। अब रजिया की कहानी आगे समझिए, पहले लिखना। गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, देखो ना, गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है इलवरी तुर्क है, ये इलवरी तुर्क है, बदायूं का गवर्नर था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये बदायूं का गवर्नर था। आपसे पूछता है प्रश्न परीक्षा में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश कहां के गवर्नर थे, बदायूं के गवर्नर थे। लिखना 1211, ना ये मत लिखना, ये लिखना, ऐबक का गुलाम होने के कारण इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो आपको बताया ना मैंने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का, और गौरी का गुलाम कौन था, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं। लिखो जरा, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। लिखना 1211 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 1211 में आराम शाह को मारकर शासक बना। देखना 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था। देखो दो तरीके से यहां पे प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि ली, तो आंसर क्या होगा, दिल्ली सल्तनत वो यदि लगा दे तो।
और यदि प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित राजाओं में से सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने ली थी? किसने ली थी? किसने ली थी? गौरी लिखा है, हाँ बगदाद लिखा है, किसने ली थी बताओ? बगदाद के खलीफा के द्वारा निम्नलिखित राजाओं में से किसको सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी गई थी? गौरी, महमूद गजनवी, ऐबक। महमूद गजनवी को दी गई थी। किसको? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को। अलब्दगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, आपको बताया था जब मैं तुर्की आक्रमण पढ़ा रहा था, तो आपको बताया था कि अलब्दगीन ने तुर्की साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसके बाद सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद कौन आया था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने 3 उपाधियां ली थी, यामिनुद्दौला की, और एक और थी कोई, और जिसमें एक उपाधि थी सुल्तान की। कौन सी उपाधि थी? सुल्तान की उपाधि ली थी। और उसी समय उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि वह भारत पे प्रतिवर्ष आक्रमण करेगा। उसी जमात को पढ़ाया था ना, तब भूल सकते, बस जरूर लिखो। ठीक है, इसकी मृत्यु इसकी मृत्यु 1236 में हुई, अप्रैल 1236 में। अप्रैल 1236 में। अब इसके प्रमुख कार्य हुआ युद्ध। अच्छा, एक युद्ध आपको मैंने बताया था, तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। ठीक है, जो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी वह युद्ध हार गया था। दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इसके बाद में एक तराइन का युद्ध और होता है, वो इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी के एक गुलाम, जिसका नाम था यल्दौज। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, इसके बीच में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में, जिसमें यल्दौज पराजित हो जाता है। लिखना जरा, पहला लिखना, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में। 1215 में किसके बीच में? लिखना, इल्तुतमिश व यल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश व यल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश व यल्दौज के बीच में। लिखना, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया। भैया एक बात बताओ, ये धर्मशाला है, जब आ रहे हो इच्छा से जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। भैया क्लास है, इसका अनुशासन। 9 बजे क्लास थी, 11:30 बज गया है, अब तुम अभी आ रहे हो। पूरे दिन क्लास, अगर मान लो एक मैराथन क्लास रखी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी भी आओ। हाँ, देखो होता है क्या है कि तुम लोग ना तो अपनी मेहनत की कीमत को समझते हो, और ना ही यहाँ पे जो मास्टर खड़ा हुआ है उसकी मेहनत की कीमत को समझते हो। कम से कम अपनी मेहनत की कीमत नहीं समझ रहे हो, मास्टर की कीमत समझते हो। अब मास्टर की कीमत तो जो है ना,
दुनिया का सबसे खड़ूस जाति यदि कोई है टमाटर। पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, चिंता होती है उसे इसलिए कहता रहता है। अगर मैं मास्टर के पद पे नहीं होता ना यहाँ पे तो आमा का कचू करो, हमें भी क्या लेना देना है ना। लेकिन जब अब मैं इस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं तो मुझे फिक्र होती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर जाएं तो ठीक है, नहीं तो अगली वैकेंसी तो आएगी आएगी, फिर से पैसा दोगे कोचिंग में, हम फिर से लेंगे और पढ़ाएंगे। लिखो, लिखना। ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया, अतः मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ब्रैकेट में लिखना तेमुचिन नाम था ना इसका मूल नाम क्या था? तेमुचिन। ये याद रखना भैया, बहुत बार परीक्षा पूछा गया चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। और ये मंगोल कहाँ के थे? चीन के थे। लिख लेना जरा ब्रैकेट में कि मंगोल चीन की एक बर्बर जाति है या असभ्य जाति है। मतलब अभी तो नहीं है, अभी मंगोली वहां पे, अभी तो कहना नहीं चाहिए, ठीक है अभी तो लेकिन उस समय ये बर्बर थे। अब तो काफी सभ्यता का विकास हो गया है, लेकिन उस समय चंगेज खान ये सब लोग जो थे काफी बर्बर थे। तो लिखो जरा, लिख लिया। चंगेज खान या तेमुचिन के हमले को टाल दिया, लिखो जरा। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट बना के लिखना भैया इधर। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। पहला लिखना चांदी का टंका। तांबे का जीतल। अब क्या लिख रहे हो? देखो अगर ऐसे करो फिर ये गलत बात हो जाएगी तुम्हारी। एक तुम 2-2.5 घंटे बाद आए हो और तुम्हें ये नहीं पता चल क्या रहा है और तुम जो फालतू में कह रहे हो कि ना ये तो अरे इल्तुतमिश ही चल रहा है मेरे भाई, इल्तुतमिश ही चल रहा है। लिखो चांदी का टंका, तांबे का जीतल। लिखना। एकता प्रणाली शुरू की। क्या हो गया पवन? एकता प्रणाली शुरू की। देखो आपको एकता प्रणाली मैंने समझाया था, ठीक है, लेकिन प्रथम इक्तेदार कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने। प्रथम इक्तेदार था कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि यह एकता प्रणाली मध्य एशिया की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है ये? मध्य एशिया की शासन की प्रणाली है। भारत में मोहम्मद गौरी के द्वारा ये लाई गई थी एकता प्रणाली। और पहला इक्तेदार जो बनाया गया था उसने अपने गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। पहला इक्तेदार किसने? मोहम्मद गौरी। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित सुल्तानों में से पहले इक्तेदार कौन था, पहला इक्तेदार किसे दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया।
यदि आपने, लेकिन आपसे प्रश्न पूछता है कि स्पष्ट रूप से भारत में एकता प्रणाली किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। किसने शुरू की है? इल्तुतमिश ने। आपसे सीधे प्रश्न भी ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में एकता प्रणाली किसने शुरू की? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, लिखो जरा। 40 गुलाम सरदारों का 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। अमीर में लिखना जरा, अमीर के ब्रैकेट में लिखना, अमीर किसे कहते हैं? लिखना प्रमुख मंत्री व अधिकारी। अमीर का यहां मतलब अमीर वर्ग से नहीं है, धनी व्यक्ति से नहीं है। किससे मतलब है? यहाँ पे प्रमुख मंत्री व अधिकारी हुआ करते थे। लिखना, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। न्याय के लिए न्याय का घंटा, न्याय के लिए दिल्ली में न्याय का घंटा लगवाया। दिल्ली में न्याय का घंटा लगवाया। न्याय का घंटा लगवाया। वास्तुकला के क्षेत्र में इसने क्या किया? लिखना जरा, हौज ए शमसी। वास्तुकला लिखना जरा, वास्तुकला, इल्तुतमिश की वास्तुकला। हौज ए शमसी का निर्माण करवाया। कहां पे है ये? दिल्ली में। हौज ए शमसी, हौज ए शमसी कहां पे है? दिल्ली में। एक और करवाया था मदरसा ए मुअज्जी करके, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हौज ए शमसी, मदरसा ए मुअज्जी भी था। चलो ठीक है। मंगोलों में ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि ये चीन की एक असभ्य जाति थी। मंगोल चीन की एक असभ्य जाति थी। और यहाँ पे जो आक्रमण करने वाला था चंगेज खां, जो हो नहीं पाया, चंगेज खां, उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। इसे महान व शापित दोनों के नाम से, महान भी कहा जाता है इसे और शापित भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां की बात हो गई। हेडिंग डालो, रजिया सुल्तान। बारह 36 से लेकर के 1240 तक ही रही, 440 तक रह पाई। क्योंकि देखो यहां से भी देखो इतिहास में एक विचित्र घटना हो रही है मेरे भाई। यहां से भी इतिहास में एक विचित्र घटना हो रही है। इतिहास बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? महिलाओं के क्षेत्र में इतिहास बदल रहा है। पहली बार कोई महिला शासक बनने की उम्मीदवार है। जहां पे पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं विद्यमान हैं, वहां भी पहली बार ये प्रयास कर रही है एक महिला, जिसका नाम है क्या? रजिया सुल्तान। रजिया नाम है इसका। कहते हैं कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज है ना? हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज जो कि इसका पुत्र था, शासक बनता है। हालांकि जब इल्तुतमिश अपने जीवन काल में था तो उसने ये घोषणा की थी
कि मेरे जो पुत्र हैं वो नाकारा हैं, निकम्मे हैं, अयोग्य हैं, तो इसलिए मेरी पुत्री को शासक बनाया जाए। देख रहे हैं आप इल्तुतमिश की सोच को, देख रहे हैं, पहली बार महिलाओं को शासक बनाने की बात कर रहा है वो, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है ये। जैसे आपके यहाँ जिस समय इंदिरा गांधी बोली थी, वो इंदिरा गांधी क्या बोली थी, इंदिरा गांधी को तो एक तरीके से कठपुतली बनाना चाहते थे लोग उस समय, जो सिंडिकेट था कांग्रेस का, इंदिरा गांधी उसमें क्या कठपुतली बनाना चाहते थे कि अरे बिटिया है कर लिए, लेकिन वो फिर बिटिया ने उसने क्या किया, सभी लोग परिचित। तो ऐसे ही उस समय, हालांकि जब रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, रुकनुद्दीन फिरोज शासक बन गया, जो कि रजिया का भाई था, इल्तुतमिश का पुत्र था, तो रजिया ने जो आपको न्याय का घंटा जो इल्तुतमिश ने लगवाया था, लाल कपड़े पहन करके, और न्याय की यानी न्याय की मांग की वहां पे जाकर के, तो लोगों के विरोध के कारण रुकनुद्दीन फिरोज को हटना पड़ा और रजिया को रजिया सुल्तान बनी। इसने एक तरीके से पर्दा प्रथा का भी अंत कर दिया। रजिया ने पर्दा प्रथा का अंत कर दिया। ये पुरुषों की तरह चोगा पहनती थी, चोगा जिसे काबा कहते थे, पुरुषों की तरह ही चोगा पहनती थी, काबा कहते थे। और कुलाहा का प्रयोग, मतलब रेड कलर की टोपी पहनती थी, कुलाहा किसे कहते हैं, टोपी कहते हैं। तो कुल्हा पहनती थी, चोगा पहनती थी, पुरुषों की तरह ही आती थी, तलवार लगाकर भी चलती थी, पर्दा बिना पर्दे के ही आती थी। हालांकि मुस्लिम वर्ग में पर्दा का होना अनिवार्य है, लेकिन ये बिना पर्दे के ही आती थी। तो अब इसके सुल्तान बनने से कुछ लोगों के हुआ पेट में दर्द, और पेट में दर्द किसके होगा, जो एक स्त्री के शासन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन, अमीर वर्ग, प्रमुख मंत्री, बाधिका, जनता को क्या लेना देना, जनता के लिए तो सब बराबर, राजा राजा होता है, लड़की हो या लड़का, क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब अमीर जो थे, प्रमुख मंत्री व अधिकारी थे, इनके पेट में दर्द होना प्रारंभ हुआ, तो ये इससे नाराज रहते थे, रजिया के इसे राजा वो स्वीकारते ही नहीं थे। अब क्योंकि ये भी मंत्री थे, अधिकारी थे, तो इनके पास भी अपनी अपनी पावर्स हुआ करती थी, तो ये उनका यूज करते थे। वो अगर कोई भी आदेश पारित, हालांकि वो बहुत सख्त थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। इसने क्या किया कि गैर तुर्की लोगों को भी अधिकारी बनाया, और जिसमें एक था आपका याकूत मलिक। याकूत मलिक का नाम आता है, देखो यहां पर थोड़ी सी कहानी समझना, अगर थोड़ी सी कहानी समझोगे तो समझाएंगे, नहीं तो फिर हम छपवाएंगे, ठीक है। समझना चुपचाप बंद करके, मुंह बंद करके। ये क्या है, भारत, क्या नाम है इसका, तो यहां पे ये है दिल्ली, कहीं पे क्या है ये, दिल्ली, और यहां दिल्ली से लगा हुआ है राज्य जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब। पंजाब को तब कहते थे तबर हिंद, पंजाब को तब तबर हिंद कहते थे उस समय। और ये है आपकी दिल्ली, यहां पे शासक कौन है, रजिया। क्या नाम है, रजिया। तो ये रजिया याकूत मलिक को, मलिक याकूत को, जो एक गैर तुर्की है, कैसा है, गैर तुर्की, तुर्की नहीं है मलिक याकूत, दिल्ली का इक्तेदार है ये, ठीक है। याकूत मलिक दिल्ली का इक्तेदार है, कौन है, याकूत मलिक दिल्ली का इक्तेदार है, तुर्क नहीं है ये, लेकिन ये सभी क्या है, तुर्क। क्या है ये, क्योंकि रजिया भी तुर्क है, हालांकि इलबरी जाति की है, लेकिन है तो तुर्क ना। इल्तुतमिश कौन सी जाति का था, इलबरी जाति का था ना भाई। ऐबक कौन सा ऐबक था, ऐबक जाति का तुर्क था, और ये इल्तुतमिश शमसी या फिर इलबरी जाति का तुर्क था, और उसी की बेटी है रजिया, तो क्या होगी, तुर्क होगी। और जो अमीर वर्ग था ये भी सभी तुर्की थे। तो हुआ क्या कि इसने पहली बार इतिहास को बदला, और एक गैर तुर्क को, जो तुर्क नहीं था, याकूत मलिक दिल्ली का इक्तेदार था। अब इक्तेदार से तो परिचित हो ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिल्ली का एक इक्तेदार था, इसे क्या किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद दे दिया,
बहुत ही महत्वपूर्ण तो देखिए, इसे अमीर ए आखुर बना दिया गया। क्या बना दिया गया इसे? अमीर ए आखुर। इसे अमीर ए आखुर बना दिया गया। और अमीर ए आखुर क्या था? अस्तबल, जो घोड़े का जो अस्तबल जो होता था उसका प्रधान। यानी कि पूरे सल्तनत में जितने भी अस्तबल होंगे, एक अस्तबल नहीं, जितने भी अस्तबल होंगे पूरे राज्य में, पूरी दिल्ली सल्तनत में, उसका ये प्रधान, बहुत बड़ा पद था ये। यानी कि अमीर याकुर अस्तबल का प्रधान या अस्तबल प्रमुख बना दिया गया। अब इससे दर्द हुआ अमीरों के पेट में दर्द हुआ कि पहली बार कोई गैर तुर्क आया है। भाई ऐसा तो नहीं, कोई गैर जाति का आ जाता है तो संशय पैदा हो जाता है कि ये पता नहीं क्या करेगा आगे चल करके। अब अमीर थे ये, कोई बच्चे तो थे नहीं, ये सभी बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे ये। तो अब इनके दिमाग में क्या कि रजिया बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट होने के कारण इनके कुछ सूझ तो रहा नहीं था। तो अब एक सामान्य कहावत है कि जिसके काम से तुम ना हरा पाओ उसे बदनाम कर दो। जिसको तुम काम से ना हरा पाओ उसको तुम उसे बदनाम कर दो। तो अमीर जो दिल्ली के जो अमीर वर्ग था, इसने क्या किया? रजिया को बदनाम कर दिया कि रजिया का याकूत मलिक से अफेयर है, चक्कर चल रहा। ये बातें होने लगी, काफी बहुत ज्यादा बातें हुई इसको लेकर के। और तभी क्या हुआ कि तबर हिंद जो यहां का शासक था, अल्तुनिया, क्या नाम था इसका? अल्तुनिया। ये अपने आप को स्वतंत्र शासक मानता था, ये अपने आप को स्वतंत्र शासक मानता था, ये नहीं अपने आप को इक्तिदार नहीं मानता था ये। हालांकि दिल्ली की शासिका रजिया है यहाँ पे, ठीक है, सुल्तान है, लेकिन ये तबर हिंद या पंजाब का जो शासक था अल्तुनिया, ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित हुए था। ये नहीं कहता था कि हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे, और ना ये काम करता था। तो रजिया क्रोधित हुई और रजिया ने आक्रमण कर दिया अल्तुनिया पे। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि रजिया ने पहले याकूत मलिक से पूछा, क्योंकि ये इनसे बातचीत तो करती ही थी, ऐसा तो नहीं था बातचीत नहीं करती थी, और बहुत अच्छी बातचीत होती थी। तो इसका फायदा उठाया अमीर वर्ग ने और इसे बदनाम कर दिया। अब ऐसा नहीं कोई किसी से बात करता है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ फिर चली रहा है, ठीक है, आज भी ऐसा होता है, कोई किसी से बात कर रहा है अफिर पहले, तो ऐसा नहीं था, ठीक। लेकिन हाँ, इसके ख्यालों में कुछ आ गया था, क्योंकि लड़का तो सोचता है ना कि किसी लड़की ने पेन दे दिया तो पेन काय के लिए तो चलता है ना। तो इसके दिमाग में ख्यालात ऐसे कुछ आ गए थे। हालांकि रजिया के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये राजा थी, इसका अपनी गरिमा थी, इसकी अपनी प्रतिष्ठा थी। रजिया के दिमाग में बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ इसके दिमाग में कुछ फितूर आ गया होगा, क्योंकि अब इतना बड़ा पद दे दिया, काय को दो, पेन दे दिया ना तो काय को दो, पेन काय के लिए दो। तो अब ये इतना बड़ा पद दे दिया, दिल्ली का इक्तेदार था, तो अब इसके दिमाग में ये बात आई, भैया इतना बड़ा पद काय के लिए दिया। हालांकि इसके बाद भी ये करती थी, सारी बातें ठीक थी। तो इसका अमीरों ने फायदा उठाया, कितने अमीरों ने फायदा उठाया और इसको क्या कर दिया? बदनाम कर दिया रजिया को कि उसका जो है याकूत मलिक से अफेयर है। तो जब इसने यहाँ पे आक्रमण किया, पहले तो रजिया ने पूछा, इससे पूछा कि आक्रमण कर दें क्या? कर दो, भाई कर दो। इनने इससे पूछा अमीरों से, अमीर तो पहले ही चाहते करो तुम अमरो, अमीर तो पहले ही चाहते तुम आक्रमण करो अमरो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ठीक है। वो साथ नहीं देंगे, ऊपर षड्यंत्र रचेंगे, ठीक है, तुम्हें मारने का, क्योंकि तुम्हें राजा स्वीकार कहां करते हैं। तो इसने इस पे आक्रमण किया, किसने? तबर हिंद पे, पंजाब पे आक्रमण किया। तो पहले तो अल्तुनिया रजिया जो है अल्तुनिया पे भारी पड़ी, नहीं पहले अल्तुनिया जो है रजिया पे भारी पड़ गया, पहले रजिया अल्तुनिया भारी पड़ी, मैंने पहले रजिया जीत रही थी, पहले रजिया जो है जीत रही थी अल्तुनिया पे, तबर हिंद पे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे युद्ध लंबा खिंचा। जब युद्ध लंबा खिंचा तो अल्तुनिया रजिया पे भारी पड़ने लगा, अल्तुनिया रजिया पे भारी पड़ने लगा। तो रजिया ने सोचा कि अब हम हार जाएंगे, ठीक है, जब हार जाएंगे तो रजिया बोली किससे? अल्तुनिया से, विल यू मैरी मी, यानी कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अब इसको दिल के अरमा आंसू बह गए, ठीक है, इसके तो दिल के अरमा आंसू बह गए, किसके? याकूत मलिक के।
और इससे ये बोली, देख रहे शक्ति का कितना सम्मान होता है, हमेशा ध्यान रखना, पैसा और शक्ति ही है, ठीक है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सौंदर्य हमेशा शक्ति की ओर भागा है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। चाहे वो कोई भी इतिहास का शासन काल रहा हो, सौंदर्य हमेशा शक्ति की ओर भागा है। और आज शक्ति है पैसा। आज क्या आर्थिक युग है ना भाई मेरे, समझे अच्छे। तो जब ये इस पे भारी पड़ने लगा तो ये बोली मुझसे शादी करोगे। अब हमको तुम एक बात बताओ कि जब किसी देश की रानी तुमसे ये बोले कि विल यू मैरी मी, तो तुम मना करो? नहीं ना भैया, नहीं मना किया। अब ये सोच रहे थे कि ये मर के आएगी और ये आ रही है शादी करके, दूल्हा लेकर के आ रही है। तो अब इससे क्या हुआ कि भाई खबर तो हो ही जाती कि शादी हो गई है। अब शादी ऐसा थोड़ी ना हुआ कमरे में हो गई होगी, है ना, शादी तो आयोजन हुआ होगा उसका, कमरे में शादी नहीं हो गई ना। अब क्या हुआ, उसका आयोजन हुआ होगा। तो जब आयोजन हुआ होगा तो इनको खबर लगी, ठीक है, इनको अब इनके पेट में फिरते तब, अब इसके तो दिल के अरमान आंसू वैसे ही बह गए। ये जो सोच रहा था ना, इसके तो अरमान बेटा खत्म हो गए भाई, वो गलत फहमी थी यार, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई कि कहानी फिर आगे की ओर बढ़ती है। तो ये अमीर वर्ग जो है ये क्या एक अफवाह फैला देता है, किसमें, एक ये अफवाह फैलवा देता है खुद, क्योंकि मंत्री है ना, षड्यंत्रकारी हैं सभी, राजनीतिज्ञ हैं ये सभी बहुत बड़े बड़े। तो ये क्या कहता है कि पंजाब से दिल्ली की ओर बहुत बड़ा खजाना आ रहा है, बहुत बड़ा खजाना आ रहा है, और इसकी भनक लग जाती है डाकुओं को, जिसका दमन करने के लिए, जिन डाकुओं को दमन करने के लिए आगे बलवन की नीति होगी, लौह एवं रक्त की नीति, उसे हम देखेंगे आगे, ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी आगे देखेंगे। उन डाकुओं का दमन करने के लिए ही वो नीति अपनाएगा उसको। तो क्योंकि क्या है कि मान लेते हैं कि ये दिल्ली है ना भाई, ये दिल्ली है, अब ये पूरे पूरे आसपास के इलाके हैं, ठीक है, यहीं पे कहीं पंजाब होगा, है ना भाई, और भी एरिया होंगे। अब बीच में क्या होगा, अब इतना डेवलपमेंट तो था नहीं कि शहर होंगे बहुत बड़े, इतना डेवलपमेंट, ये सभी जंगल थे, क्या थे, जंगल थे, और इन्हीं पे रहते थे डाकू। यहाँ से व्यापारियों को लूटते थे, ये सड़कें बनी थी, ये सभी सड़कें बनी हुई थी इस तरीके की, और यहाँ से जब जो जाते थे व्यापारी वगैरह, तो ये आपस में लूट करके फिर से जाते थे, तो इन्हें कहते थे मेवाती डाकू। क्या बोलते थे इनको, मेवाती डाकू। तो इन अमीरों ने खबर फैलवा दी कि जो है ये बहुत बड़ा खजाना आ रहा है पंजाब से, ठीक है, खुद नहीं फैलाई, फैलवा दी राज्य में। तो ये खबर डाकुओं को लगी। अब कहते हैं कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ में आ रही थी, तो हरियाणा में एक जगह है कैथल, हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां ये रुकी हुई थी, कैंप लगा हुआ था, वहां ये रुकी हुई थी। तो डाकुओं ने इसको चारों ओर से कैंप में घेर लिया और इसकी हत्या कर दी। तो यहीं से एक कहावत बनी कि रजिया गुंडों में फंस गई, रजिया गुंडों में फंस गई, ये कहावत यहीं से बनी मेरे भाई। वो गाना तुमने अभी सुना है, तो रजिया गुंडों यहीं से फंस गई थी, है ना। तो इस प्रकार से रजिया का अंत, ये रजिया की छोटी सी कहानी थी, उसने कुछ ज्यादा कार्य नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि छोटा ही शासनकाल देख रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका बन गई, महिला वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात थी उस समय, बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन था ये, है ना। तो लिखे जरा थोड़ा सा लिखना, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 1236 से 40। कहां जा रहे हो, जाना है अभी का, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो रजिया चल रहा, अभी तो लोधी तक पहुंचना। लिखो लिखो, मेरे ख्याल से आज चलेगी क्लास। आज सब लोग यहाँ लोकल के ही हो, दूर के तो नहीं हो? हाँ, दूर का कौन है, कितनी दूर के? ज्यादा दूर नहीं है, अब तुम लड़के हो, पहुंच जाओगे। तो चलेगी ये क्लास आज 3, 4, 5 जीबी बच सकते हैं, ठीक है। हाँ, तुम्हें कहाँ जाना, घर पे क्या करोगे, क्या का पेपर, बीएससी तो कल जाना। अरे सुबह है तो कल ही जाना है ना। कहाँ पे है पेपर? हाँ, शराय में, ये रहा शराय। चलो लिखो लिखो, 1236 से 1240 लिखना। इल्तुतमिश की पुत्री थी,
इल्तुतमिश की पुत्री पुत्री लिखो जरा। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हराया। इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हराया। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। लिखना। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा ब्रैकेट में लिखना काबा कहते थे, काबा चोगा एवं कुलाहा ब्रैकेट में लिखना टोपी रेड कलर की होती थी। कुलाहा पहनकर राज दरबार में जाने लगी। लिखना। रजिया ने याकूत मलिक को अमीर ए आखुर ब्रैकेट में लिखना अस्तबल सरदार, अस्तबल का प्रधान। हाँ, याकूत मलिक अमीर ए आखुर ब्रैकेट में लिखना अस्तबल सरदार नियुक्त किया लिखना। रजिया की शादी पंजाब के इक्तदार अल्तुनिया से हुई। ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा प्रश्न पूछता है रजिया की शादी किससे हुई? अल्तुनिया से। किससे हुई थी? अल्तुनिया से। अल्तुनिया तो हुई, और अल्तुनिया कहां का था? पंजाब का था। कहां का था? पंजाब का। नेक्स्ट लिखना, इसकी हत्या किसकी हत्या? रजिया की। इसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को 1340 ईस्वी को वो 1240 ईस्वी को, यहां पे हमने क्या लिखा? 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल में इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या कैथल कहां पे? हरियाणा में। कहां पे भैया? हरियाणा। ध्यान रखना, इसकी मृत्यु बहुत बार पूछा जाता है। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां पे हुई? कैथल में। कैथल कहां पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नासिरुद्दीन महमूद। छोटा सा है, फिर बलबन पढ़ाइए। नसीरुद्दीन है ना?